नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश भर से बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक तो सिर्फ शिक्षा मंत्री ही निशाने पर थे, लेकिन अब उन्हें बचाने के लिए आरजेडी ही मैदान में कूद पड़ी। दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से बिहार में तूफान आने का आसार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तूफान कहीं गठबंधन में तो दरार नहीं डाल देगा। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। विवादित बयान पर छिड़ा पोस्टर वॉर। शिक्षा मंत्री के समर्थन में आरजेडी। चौपाई का बहाना, बीजेपी पर निशाना। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच आरजेडी खुलकर चंद्रशेखर के समर्थन में आ गई। दरअसल आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया गया। पोस्टर में रामचरितमानस के कई श्लोकों का वर्णन करते हुए बीजेपी पर दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा का अपमान करने का सीधे आरोप लगाया। वहीं पोस्टर के जरिए आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। क्या बीजेपी को 85% हिंदू यानी कि दलित, अति पिछड़ा का अपमान मंजूर है? आपको बता दें कि ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की ओर से लगाया गया। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार की ओर से तेजस्वी यादव को समझा देने का दावा किया गया था, लेकिन आरजेडी ने अपने विधायक और शिक्षा मंत्री का बचाव करते हुए इसे पॉलिटिकल हथियार बना लिया, क्योंकि अभी तक चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए थे। साथ ही जगदानंद भी चंद्रशेखर का समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस पोस्टर ने बता दिया कि आरजेडी में कुछ सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। वहीं चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान से जेडीयू असहज हो गई थी, लेकिन अब इस पोस्टर पर सीएम नीतीश क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि ये पोस्टर बिहार में तूफान लाने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर लगे इस पोस्टर में जो है शिक्षा मंत्री के बातों का समर्थन किया गया है और कहीं ना कहीं भाजपा से ये सवाल किया गया है कि 85% हिंदुओं, दलित, अति पिछड़ा का अपमान मंजूर है। बताएं, भाजपा एंड के आगे और भी पार्टियों पर निशाना साधा गया है। कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरह से कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनसे ये बयान देते हुए कहा था कि उन्होंने कह दिया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर अपना बयान वापस लेंगे। अब देखना होगा कि रामचरितमानस का विवाद क्या इस पोस्टर के बाद थमता है या फिर महाभारत महागठबंधन में जारी रहेगा। अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। देखिए, बिहार की सियासत हमेशा से ही विवादों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार तो बिहार की सियासत ने विवादों के सारे मापदंड ही पीछे छोड़ दिए। एक के बाद एक सरकार के मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन उनसे भी दिलचस्प और हैरान करने वाली बात ये कि अब प्रदेश की हर समस्या और हर विवाद पर सीएम नीतीश का एक ही जवाब। शिक्षा मंत्री के बयान पर जवाब। भी सवाल उठ रहा है कि हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। पटना में लाठीचार्ज पर बोले नीतीश। किस पर लाठीचार्ज? बीएसएससी के जो नहीं, कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज हुआ। बक्सर में ट्रेन रोकने पर दिया बयान। रुकी, हमको नहीं पता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इन बयानों से तो यही लगता है कि सीएम साहब को ये पता ही नहीं है कि उनके राज्य में आखिर चल क्या रहा है। ताजा मामला बक्सर में ट्रेन रोके जाने का है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा के तहत बक्सर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के काफिले को ट्रेन को रोककर पास कराया गया था, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि किसके आदेश पर सीएम के लिए ट्रेन को रोका गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार से उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। कि ट्रेन को मुख्यमंत्री के आने के लिए दो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये व्यवधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए, किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहाँ रुकी रही।
इधर सियासत जारी है तो उधर सीएम नीतीश को हमेशा की तरह कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने ट्रेन रोकने की बात की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। कहाँ पर किसको रोका गया? बताया जा रहा है कि आपके काफिले की वजह से 15 मिनट ट्रेन रोकी गई थी, जिसकी वजह से अश्विनी चौबे ट्रेन रुकी हमको नहीं पता। तो पहली बार आपसे जानकारी मिल रही है। बात चाहे पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज की हो या फिर नीतीश के मंत्रियों की बयानबाजी की या प्रदेश में घट रही घटनाओं की, बात कुछ भी हो जवाब एक है। ऐसे में तो सिर्फ एक ही सवाल बनता है कि क्या नीतीश जी आपको ये भी पता है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं? जवाब अहिंसा से दूंगा, हिंसा का जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। सदन में पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी के विधायकों में जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों को लूट रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने खेती किसानी को कृषि का दर्जा छीन लिया। दिल्ली के गांव में किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बीजेपी के विधायकों का यह भी कहना है कि किसान विरोधी केजरीवाल की सरकार पहले सदन में गांव के किसानों की माली हालत पर चर्चा कराए। दिल्ली के किसानों को किसी यंत्र पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। खेती किसानी में यूज होने वाले ट्रैक्टर को कमर्शियल गांव तय कर दिया गया है। विधानसभा में हंगामे का दौर जारी है। विधानसभा में आज बीजेपी के तमाम विधायक किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामे कर रहे थे और हंगामे करने के बाद अब बीजेपी के सभी विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया और यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाहर ये बीजेपी के सभी विधायक धरने पर बैठ गए। इनके हाथ में हल है, पगड़ी पहने हुए। बात करते हैं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता। सर, आप लोग किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे, बाहर कर दिया गया। हर बार यही हो रहा है। पिछले 4 दिन में एक भी मुद्दा विपक्ष को उठाने नहीं दिया जा रहा। जनहित के मामलों पर बात नहीं कर रही है सरकार। उन तमाम मुद्दों से जिस पर दिल्ली की जनता उनसे जवाब चाहती है, प्रश्नकाल तक नहीं हो रहा है। सदन में मुख्यमंत्री सिर्फ थोड़ी समय के लिए आते हैं, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, और उसके अलावा सदन से बाहर हो जाते हैं। किसानों का ये शोषण कर रहे हैं। किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है और किसानों के जो औजार हैं, चाहे ट्रैक्टर और दूसरी जो चीज़ें हैं, उन पे सब्सिडी ना देकर कमर्शियल टैक्स उनके ऊपर से वसूल कर रहे हैं। और जब किसान लैंडलेस हो जाता है, उसको विस्थापित करने का जो काम है वो राज्य सरकार करती हैं। उन सब चीज़ों से ये सरकार दूर भाग रही है और जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उन पे जब जब विपक्ष सदन में चर्चा करना चाहता है तो हमारे को सभी लोगों को मार्शल आउट कर देते हैं। ये इनका डेमोक्रेसी विरोधी जो सोच है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हावी है। बीजेपी के जोरदार प्रदर्शन की 3 तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे। सत्र में कभी बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे तो कभी यमुना के गंदे पानी के साथ मोर्चा खोला। तीसरी और आखिरी तस्वीर आज की, जब बीजेपी विधायकों ने हल लेकर के विरोध दर्ज किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करें यूपी की। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में बुर्का पहन करके आई छात्राओं को गेट पर ही रोका गया, जिसके बाद छात्राएं कॉलेज के गेट पर ही विरोध करने लगी। इसकी खबर जैसे ही समाजवादी छात्र सभा को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचे और वहां धरना करने बैठ गए। समाजवादी छात्र सभा ने कक्षाओं तक बुर्के में छात्राओं को जाने की अनुमति देने के लिए जोरदार हंगामा किया। दरअसल कॉलेज में 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसके चलते बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को आज प्रवेश नहीं दिया गया। अब हंगामा होने पर सवाल उठने लगे। कॉलेज के शिक्षकों का कहना है कि कुछ लोग अनुशासन के मामले को दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं। अब छात्राओं के लिए कॉलेज गेट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था होगी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र सभा की टीम को समझाकर प्राचार्य को ज्ञापन दिलवाया। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब एनसीईआरटी कोर्स से पढ़ाई करवाई जाएगी। मदरसा शिक्षा परिषद बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मदरसा शिक्षा परिषद बोर्ड ने चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया। मदरसा बोर्ड ने कहा कि अनुदानित मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ड्रेस वितरण में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा हुई।
साथ ही समस्याओं को दूर करने का निर्णय भी लिया गया। मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की बेसिक शिक्षा विभाग की तरह ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी मदरसों की जांच कराए जाने और मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराने की सिफारिश को सिरे से खारिज किया है। बात करें नागपुर विवाद की, तो नागपुर विवाद के बाद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया उन्हें मैं चुनौती देता हूं, उनका चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में फिर से 20 और 21 जनवरी को दिव्य दरबार लगेगा। वो इस दरबार में आए और मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं। बागेश्वर सरकार ने कहा, नागपुर में 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया गया, वहां वो क्यों नहीं आए या किसी को पत्र लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब है आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं और भगौड़े हैं। दरअसल बागेश्वर धाम पर नागपुर से कथा छोड़कर भाग जाने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। और चलिए अब आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं, जहां इस वक्त पीएम पहुंचे हैं और वहां से संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। मुंबईतील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विधानसभा स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुंबई के विकास से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। मुंबई के लिए बेहद जरूरी मेट्रो हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आधुनिकीकरण का काम हो, सड़कों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बाला साहब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाने की शुरुआत हो, ये मुंबई शहर को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स को भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक खातों में पैसा पहुंचा है। ऐसे सभी लाभार्थियों को और हर मुंबईकर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है
जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। इसलिए आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की जितनी उत्सुकता भारतीयों को है, उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है। और अभी शिंदे जी दावोस का अपना अनुभव वर्णन कर रहे थे। ये सब जगह पे यही अनुभव आ रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वो कर रहा है जो तेज विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से स्वराज और सुराज की भावना आज के हिंदुस्तान में डबल इंजन सरकार में प्रबल रूप से प्रकट होती है। भाई और बहनों, हमने वो समय देखा है जब गरीब के कल्याण के पैसे घोटालों की भेंट चढ़ जाते थे। टैक्स पेयर से मिले टैक्स को लेकर संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं था। इसका नुकसान करोड़ों करोड़ों देशवासियों को उठाना पड़ा। बीते 8 वर्षों में हमने इस अप्रोच को बदला है। आज भारत फ्यूचरिस्टिक सोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुफ्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसी सुविधाओं का तेज गति से निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज बेहाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर के कभी भी उनके घर का चूल्हा बुझने नहीं देता है। ऐसे माहौल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। ये आज के भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। विकसित भारत के हमारे संकल्प का प्रतिबिंब है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। इसमें भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें
तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। मुंबई में 300 किलोमीटर के नेटवर्क की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डबल इंजन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविधा, वही साफ सफाई, उसी तेज रफ्तार का अनुभव देना चाहती है जो कभी साधन संपन्न लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी कायाकल्प होने जा रहा है। हमारी ये धरोहर अब 21वीं सदी के भारत की शान के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। यहां लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनेगी। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी कि बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले, सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदू मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। धारावी पुनर्विकास, पुरानी चाल का विकास,
सब कुछ अब ट्रैक पर आ रहा है और मैं इसके लिए शिंदे जी और देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। मुंबई की सड़कों को सुधारने के लिए भी आज बहुत बड़े स्तर पर जो काम शुरू हुआ है, ये भी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भाई और बहनों, आज हम देश के शहरों के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। प्रदूषण से लेकर स्वच्छता तक शहरों की हर समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इतना बल दे रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बायोफ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम तेजी से लाना चाहते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। यही नहीं, हमारे शहरों में कूड़े की, वेस्ट की जो समस्या है, उसे भी हम नई टेक्नोलॉजी से दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बड़ा अभियान देश में चल रहा है। नदियों में गंदा पानी ना मिले, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथियों, शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीति की इच्छा शक्ति की किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी, मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक्ट को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानीय निकाय की प्राथमिकता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरी में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे। ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है। मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समझते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं। भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती। विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक उदाहरण है। हमारे शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, उनके लिए हमने
पहली बार योजना चलाई। हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण निश्चित किया। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार न होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। साथियों, हमें याद रखना है कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है। मुझे बताया गया है कि स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई में 325 कैंप लगाए गए, जिसके चलते हमारे रेहड़ी पटरी वाले हजारों साथी डिजिटल लेन देन शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर अनेक लोग चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। और उनका ये पराक्रम, उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है, जो कहते थे कि रेहड़ी ठेले पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात का उदाहरण है कि जब सबका प्रयास लगता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। सबका प्रयास की इसी भावना से हम मिलकर मुंबई को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और मैं मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। आप 10 कदम चलेंगे तो मैं 11 कदम चलूंगा आपके लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन साहूकार के पास पैसे ब्याज लेने के लिए जाते थे। दिन भर व्यापार करने के लिए उसको 1,000 रुपए की जरूरत है, वो देने से पहले ही 100 काट लेता था, 900 देता था। और शाम को जाकर के अगर 1,000 वापिस नहीं लौटाए तो उसको दूसरे दिन पैसे नहीं मिलते थे। और कभी अगर अपना माल नहीं बिका, 1,000 रुपया नहीं दे पाया, तो ब्याज बढ़ जाता था। रात को बच्चे भूखे सोते थे। इन सब मुसीबतों से आपको बचाने के लिए स्वनिधि योजना है। और साथियों, जितना ज्यादा आप डिजिटल उपयोग करोगे, थोक में लेने जाओगे, उसको भी डिजिटल पेमेंट करो। जहां पर बेचते हो वहां भी लोगों को कहो भाई डिजिटल पेमेंट करो, तो स्थिति ये आएगी कि आपको ब्याज का एक नया पैसा नहीं लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे बचेंगे।
आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप 10 कदम चले, मैं 11 चलने के लिए तैयार हूं, वादा करने आया हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आज आपसे आंख में आंख मिला करके ये वादा करने मुंबई की धरती पे आया हूं साथियों। और मुझे भरोसा है कि इन छोटे छोटे लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा। इसी विश्वास को लेकर के जब मैं आज फिर एक बार आपके पास आया हूं, मैं सभी लाभार्थियों को, सभी मुंबईकरों को, पूरे महाराष्ट्र को, और मुंबई तो देश के धड़कन है, पूरे देशवासियों को भी मैं इस विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी आपके सपनों को साकार करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुंबई में मौजूद थे। कई करोड़ों की सौगात मुंबई वासियों को दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए विकास सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी। पहले की सरकारों ने आपको धोखा दिया, लेकिन बीजेपी आपके लिए काम कर रही है। अभी की सरकार आपके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। नदियों की सफाई पर तेजी से हम काम कर रहे हैं। विकास के आगे राजनीति कभी नहीं आएगी, इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने मुंबई में किया। आज सुबह वो पहले कर्नाटक पहुंचे, वहां करोड़ों की सौगात कर्नाटक वासियों को दी, और अब महाराष्ट्र के मुंबई में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए की सरकार में विकास को रफ्तार मिली है, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सुना गया। नदियों की सफाई पर भी तेजी से काम हो रहा है। कर्नाटक के बाद मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। भव्य स्वागत किया गया पीएम मोदी का मुंबई में। साथ ही मुंबईकरों के लिए बड़ी सौगात पीएम की तरफ से दी गई है। पहले की सरकारों ने आपको धोखा दिया, लेकिन एनडीए की सरकार में लगातार विकास को रफ्तार मिल रही है, इस बात का जिक्र पीएम ने किया। नदियों की सफाई पर तेजी से वहां काम हो रहा है। 2 नई मेट्रो की सौगात मुंबई को मिली है। मुंबई में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद है। विकास की बौछार उन्होंने मुंबई में की। कर्नाटक के बाद मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और यहां तय वक्त के मुताबिक कार्यक्रम रखा गया। जनसभा को पीएम ने संबोधित किया। कैसे एनडीए की सरकार विकास को रफ्तार दे रही है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही विकास की बौछार करते हुए मुंबई में 2 मेट्रो की सौगात मुंबईकरों के लिए दी गई। 40,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुंबई को दिया गया है। मुंबई में अब तेजी से मेट्रो का विस्तार होगा। लोकल ट्रेन से किस तरीके से मुंबईकर स्विच कर सकते हैं मेट्रो पर, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कर्नाटक के बाद मुंबई पहुंचे हैं पीएम मोदी। मुंबईकरों को 40,000 करोड़ की सौगात। नए भारत के निर्माण में शहरों को अब रफ्तार दी जा रही है। डबल इंजन की सरकार में विकास को रफ्तार मिली। मुंबई में अब तेजी से मेट्रो का होगा विस्तार। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी के घर में सेलिब्रेशन। मुकेश अंबानी के बेटे की सगाई। अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ सगाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने। अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हो रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से मिल रही है। मुकेश अंबानी के घर में सेलिब्रेशन का माहौल। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट के साथ हो रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई की तस्वीरें इस वक्त आप सीधे मुंबई से देख रहे हैं। तमाम मेहमान यहां मौजूद इस सभागार में और यहां सगाई की रस्में पूरी की जा रही हैं। राधिका मर्चेंट के साथ अनंत अंबानी की सगाई हो रही है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं अनंत, और अनंत की सगाई इस वक्त राधिका मर्चेंट से हो रही है। परंपराओं का अनुसरण करते हुए इस वक्त अंबानी परिवार को आप देख रहे हैं सगाई की विधि को पूरा करते हुए। पूरा परिवार यहां मौजूद, साथ ही तमाम मेहमान भी यहां सभागार में मौजूद हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। राधिका मर्चेंट अपने पिता के साथ यहां बैठी हैं। साथ ही मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ यहां नजर आ रहे हैं।
मुकेश अंबानी के घर में सेलिब्रेशन का माहौल इस वक्त है। छोटे बेटे की सगाई हो रही है राधिका मर्चेंट के साथ। विधि विधान के अनुसार यहां सगाई की जा रही है। पूरा परिवार यहां मौजूद है। तमाम खास मेहमान इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी सहित तमाम मेहमान भी यहां उपस्थित। रीति रिवाज के अनुसार यहां सगाई की परंपरा को निभाया जा रहा है। राधिका मर्चेंट के साथ उनके पिता भी यहां पर मौजूद। साथ ही मुकेश अंबानी पत्नी नीता अंबानी के साथ यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों और सम्मानित परंपराओं के बीच ये सगाई का कार्यक्रम रखा गया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी सहित पूरा परिवार यहां मौजूद। अनंत अंबानी और राधिका की सगाई हो रही है। तस्वीरें सीधा मुंबई से मिल रही है। पारंपरिक रस्मों के साथ दोनों की सगाई हो रही है। राधिका अपने पिता के साथ यहां बैठी है। साथ ही मुकेश अंबानी नीता अंबानी के साथ हैं। चुनरी विधि के बाद आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। अंबानी निवास एंटीलिया में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम मेहमानगण यहां पर मौजूद। मुकेश अंबानी के घर में सेलिब्रेशन का माहौल। एंटीलिया में ही सगाई का कार्यक्रम रखा गया है। पूरा परिवार मुकेश अंबानी का इस वक्त मौजूद है। अब से कुछ देर पहले मुकेश अंबानी के भाई को आप तस्वीरों में देख रहे थे। साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। और यहां तस्वीरों में आप मुकेश अंबानी को अपनी पत्नी के साथ देख रहे हैं। साथ ही राधिका मर्चेंट जो अब मुकेश अंबानी की छोटी बहू बनने वाली हैं, उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई हो रही है। पारंपरिक रस्मों के साथ दोनों की सगाई की जा रही है। चुनरी विधि के बाद रिंगों का आदान प्रदान यहां किया जाएगा। तमाम मेहमानगण यहां एंटीलिया में इस वक्त मौजूद हैं। अंबानी निवास एंटीलिया में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों और सम्मानित परंपराओं के बीच सगाई हो रही है। पारंपरिक विधि विधान के अनुसार यहां सगाई की प्रक्रिया हो रही है। पारंपरिक रस्मों के साथ दोनों की सगाई होगी। चुनरी विधि के बाद रिंगों का आदान प्रदान किया जाएगा। अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हो रही है। तमाम गणमान्य यहां मौजूद। उद्धव ठाकरे की पत्नी भी यहां इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। साथ ही बॉलीवुड के कई सितारे भी आज इन रस्मों के साक्षी बन रहे हैं। श्री कुलदेव्यै नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवंतये नमः। जय श्री कृष्ण। परम परमात्मा ईश्वरे रचेली आ सृष्टि में भारत देश में आवेला महाराष्ट्र राज्य में मुंबई नगरी में अल्टामाउंट रोड पर आवेला एंटीलिया नामना विशाल भवन मध्ये चिरंजीवी हरि अनंत संगे सौभाग्यकांक्षिणी राधिकाना राजदान संस्कार विधि 2019 आनंद नामना संवत्सरे रवि उत्तरायणे परम पवित्र निज पौष मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ गुरुवासरे धनु राशि स्थिते चंद्र, मकर राशि स्थिते सूर्य, मीन राशि स्थिते गुरु एवं आदि पंचांग शुद्ध दीने वरपक्ष कश्यप गोत्र उत्पन्न श्रीमान मुकेश भाई धीरूभाई अंबानी तस्य गृहे अखंड सौभाग्यवती नीता नामनी भार्या तस्य आत्मज चिरंजीवी हरि अनंत नामने विष्णु रूपी वराय। कन्या पक्ष कश्यप गोत्र उत्पन्न श्रीमान वीरन भाई मर्चेंट तस्य गृहे अखंड सौभाग्यवती शैला नामनी भार्या तस्य आत्मजा सौभाग्यकांक्षिणी राधिका नामनी लक्ष्मी रूपी कन्या चिरंजीवी हरि अनंत नामने विष्णु रूपी वराय इदम वाग्दानम शुभम भवतु। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। अक्षत ओवारिणे अवेसर आदरी
वधावी और चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत 24 पर।